हेलो बच्चों। तो आज बेटा हम लोग हेनरी के नियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार हमने आप लोगों को गैस द्रव विलयन बताया था कि गैस द्रव के अंदर कैसे घुलता है, उसके बारे में क्या क्या होता है, ये सारा कुछ हमने आपको बताया था। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, कि हेनरी का नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेनरी का नियम, ठीक है। चलो हेनरी के नियम के बारे में जानते हैं। तो हेनरी के नियम दिखाई दे रहा है साहब? हाँ बिल्कुल ठीक दिख रहा है। तो हेनरी के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जानते हैं कि हेनरी का नियम क्या बताता है। तो बेटा सबसे पहली बात, इसके द्वारा गैसों की द्रव में विलयता को समझाया जाता है। कि गैसें जो है, गैसों की द्रव में जो विलयता है उसके बारे में हम व्याख्या करते हैं हेनरी के नियम के माध्यम से। ये आप लोग लिख लेंगे, हेडिंग भी डाल लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि हेनरी का नियम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो ध्यान दो, हेनरी का नियम क्या होता है। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक क्या करते हैं, एक हम कंटेनर लेते हैं बेटा, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। ये एक पात्र ले लिया, इस पात्र के अंदर ये एक द्रव है, ठीक है, ये द्रव है। इस पात्र को थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये पात्र हो गया। और इस पात्र के अंदर क्या ले लिया हमने, एक ये द्रव भरा हुआ है, ठीक है, ये द्रव है। इसके ऊपर एक ये पिस्टन लगा हुआ है और इसमें कुछ गैस है, ये गैस है, ठीक है, गैस। सपोज दैट ये जो भी गैस है, इस ए गैस को हम मान लेते हैं, ये एक ए गैस है और ये एक द्रव है बेटा, द्रव बी मान लेते हैं। अब गैस ए को द्रव बी के अंदर घोलना है और ऊपर ये दाब पिस्टन लगा है, ये बेटा पिस्टन है और पिस्टन द्वारा इस पर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है पी, जो इसके ऊपर लग रहा है। अब बात करते हैं हम यहां पर कि इस गैस को, जब ए गैस है जो द्रव बी में घोलना चाहते हो, तो वो किन कारकों पर निर्भर करेगी। हेनरी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, यही बताया गया है इसमें। अब ये क्या कहते हैं कि जैसे ये दाब अगर हम बढ़ाते जाएं, ये दाब बेटा बढ़ा दें, ऊपर से दाब बढ़ा दें, तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा, जैसे कि दाब बढ़ेगा, एक यहाँ पर दूसरा बना लेते हैं चित्र, ध्यान देंगे। और हमने बेटा ये पिस्टन बनाया, पहले से कुछ ज्यादा ही नीचे है, और ये द्रव हमारा है बेटा, द्रव है, ये द्रव है बी, और इसमें जो गैस थी वो गैस है, देखो ये गैस है। तो क्या हुआ, दाब यहां पर जो लग रहा था वो लग रहा था, सपोज दैट इसके ऊपर एक यानी P1 लग रहा था, और यहां जो दाब लग रहा है वो P2 लग रहा है, और ये वैल्यू P2 ज्यादा मान है, किससे, P1 है कम। तो जब ये दाब ज्यादा लगा, यानी दाब हमने बढ़ा दिया, तो जो गैस थी ये गैस विलयन के अंदर चली गई, विलयन में चली गई। तो जब गैस विलयन में चली गई तो विलयन में जाकर वो घुल गई। अर्थात अगर यहां से हम दाब और जो ये मात्रा थी, जो गैस की मात्रा इसमें घुली है, वो गैस की मात्रा मान लेते हैं, गैस की मात्रा मान लेते हैं बेटा W ग्राम है, जो मात्रा इसके अंदर घुल गई, इस विलायक में जाकर अंदर घुल गई, जो ऊपर है उसे नहीं, जो अंदर जाके घुल गई वो मात्रा W ग्राम है। कितनी है, W ग्राम। तो अब आपसे पूछा कि मात्रा और दाब में क्या संबंध आएगा, तो आप बता सकते हो। एक बात और याद रखो कि यहाँ पर बेटा जो ताप है वो स्थिर है, ताप में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो बस अब आप यहां से एक निष्कर्ष समझ में आपको आया कि सर दाब बढ़ा रहे हैं तो अंदर घुलने वाली मात्रा बढ़ रही है, दाब बढ़ा रहे हैं तो अंदर घुलने वाली मात्रा बढ़ रही है, और जब दाब बढ़ाने पर मात्रा बढ़ रही है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे बेटा, ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती आ जाएंगे। लेकिन कब अनुक्रमानुपाती होंगे, जब ताप स्थिर होगा। तो यही तो हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी द्रव के एकांक आयतन में घुलित गैस की मात्रा
दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। अब बेटा ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाना है। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो जब यहां से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहां पर बेटा आपको बता दें, यहां पर एक नियतांक आ जाएगा जिसे हम KHP कहेंगे। तो ये बेटा कौन सा नियतांक है? जहां अब बात करें तो जहां W बराबर घुलित गैस की मात्रा, घुलित गैस की मात्रा, यह है बेटा घुलित गैस की मात्रा। तो बेटा ध्यान देंगे आप लोग कि हमने क्या बताया आपको कि जहां W बराबर घुलित गैस की मात्रा, KH हेनरी नियतांक और P गैस का दाब है। अब हमने इसी को कथन के रूप में लिखा है, चाहे आप ये पहले परिभाषा लिख लेना, बाद में ये नीचे यहां तक लिख लेना। क्या लिखा है? स्थिर ताप पर किसी स्थिर ताप पर, यहां पर लिख देंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में द्रव के एकांक द्रव्यमान में घुलित मात्रा, और घुलित कौन सी? घुलित गैस की मात्रा, घुलित गैस की मात्रा गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। ये स्टेटमेंट है, इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए लिखा गया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नीचे बेटा आप एक नोट लिखोगे, और नोट जरूर लिखोगे, ये एक इसी परिभाषा हेनरी के नियम का दूसरा रूप है, वो नियम का दूसरा रूप है जो बहुत प्रयोग होता है। ये नियम का दूसरा रूप है जो बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। दूसरा रूप क्या कहता है कि किसी भी गैस का आंशिक दाब, यहाँ पे पूरी बात लिख रहा हूं, आप ऐसे ही लिख लेना कि गैस का आंशिक दाब, कौन सी गैस बेटा? जो घुली हुई है, उस गैस का आंशिक दाब अनुक्रमानुपाती होता है घुलित गैस के मोल प्रभाज के, घुलित गैस के मोल प्रभाज के, किसके? घुलित गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, घुलित गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। अब सपोज दैट कि अगर किसी गैस का आंशिक दाब P0 है तो अनुक्रमानुपाती X गैस, ये गैस का मोल प्रभाज है। जब ये हट जाएगा तो P0 बराबर यहाँ पर भी नियतांक आ जाएगा KHX गैस। KH क्या है? हेनरी नियतांक है, और X क्या है? गैस का मोल प्रभाज है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेटा हेनरी का नियम था, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं उसके बारे में। ये चित्र साफ कर देते हैं। तो बेटा ध्यान दो, अब हम क्या बात करते हैं? अब हम सीमाएं यानी नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो बेटा हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, ये हेडिंग डालेंगे आप और लिखेंगे अपनी कॉपी पर। तो हेनरी के नियम की क्या सीमाएं होती हैं, आप सभी लोग ध्यान देंगे, एक एक करके हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि दाब बढ़ाने पर गैस की विलयता बढ़ जाती है, तो एक बात याद रखना है बच्चों कि दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दाब बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि दाब जब बहुत ज्यादा कर दोगे तो गैस तो जितनी घुलने वाली मात्रा है अत्यधिक मात्रा घुल जाएगी, फिर वो अंदर की कंटेनर की दीवार, जैसे कि समझो कि बेटा ये है, जैसे इस द्रव में अधिकतम मात्रा घुल गई, तुमने पिस्टन पर दाब लगाया, इसके अंदर घुल गई। अब जो गैस है वो दीवार पर दाब डालेगी, और जब दीवार पर दाब डालेगी तो दीवार का दाब बढ़ जाएगा, अंत में कंटेनर ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है। इसीलिए क्या करना है कि हम इसको ज्यादा दाब नहीं बढ़ाएंगे। तो यही ये भी एक सीमा है, एक कमी है, एक लिमिटेशन है। वो क्या है? नंबर 1 हम लिख देंगे यहाँ पर कि दाब अधिक नहीं होना चाहिए, दाब अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक बच्चा, समझ में बात आई कि दाब अधिक नहीं होना चाहिए। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, हमें ताप को स्थिर रखना है, स्थिर ताप कह रहे हैं, तो ताप स्थिर रखना है, लेकिन ताप को कम नहीं, बहुत कम भी नहीं कर देना है। तो एक बात और याद रखना कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए।
समझ में आया बच्चों? तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिए बेटा कि गैस भैया ऐसा नहीं है कि विलयन के अंदर गई और जाते ही वो वियोजित हो गई या संगुणित हो गई। मतलब विलयन में जाकर वो टूट ना जाए छोटे छोटे घटक। जैसे कि कोई गैस है, सपोज दैट ये HCl गैस है, HCl गैस है ये, इसको तुमने विलयन में घोला। अब ये विलयन में जाते ही बेटा ये दो भागों में टूट जाती है, H+ और Cl-। तो ये अंदर चली गई और H+ और Cl- में टूट गई, तो दो भागों में टूट गई ना। जब ये दो भागों में टूट गई तो ये वियोजित हो गई। क्या हो गई? वियोजित हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैस विलयन में जाए तो वियोजित नहीं होनी चाहिए, डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो गैस का विलयन में वियोजन नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा ना हो कि दो जाएं जुड़कर एक बना ले, तो संगुणन भी नहीं होना चाहिए। तो गैस का विलयन में वियोजन अथवा संगुणन नहीं होना चाहिए। एक ये भी याद रखो कि गैस का विलयन में, बच्चा लिख रहे हो ना, लिखते रहना, विलयन में वियोजन अथवा संगुणन नहीं होना चाहिए, वियोजन अथवा संगुणन नहीं होना चाहिए, संगुणन नहीं होना चाहिए। तो एक बात तो ये हो गई, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक, कमेंट लिख देना, बता देना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बात हो गई, ये हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई। ये हेनरी का नियम हो गया, ये पहला कथन, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, एक कमियां हो गई। अब हम बात करने वाले हैं हेनरी के नियम का महत्व। तो बच्चा महत्व भी जान लो क्या होता है। भैया आजकल बड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जा रही है, हाँ, कतई ना पियो, कोरोना चल रहा है भैया, और अपने क्षेत्र में भी बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है, आ गया है। कुछ दिन पहले एक था, अब दो हो गए हैं, और पता नहीं और कितने हो जाएं। अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए, घर पे रहकर जितना हो सके पढ़ो, बाहर इधर उधर मत देखो, बहुत ज्यादा छत पर चले जाओ, और हाँ ज्यादा चक्कर न पड़ो, समझो। महत्व, तो महत्व क्या है भैया? जो कोल्ड ड्रिंक है या सोडा वाटर है, सोडा वाटर के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, कुछ और लोग हैं विशेष, वो जानते होंगे शायद। इसमें जो देख रहे हैं इसमें से भी कोई सोडा वाटर तो जानते ही होगा। पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो हम सोडा वाटर लेते हैं, एंटी एसिड की तरह काम करता है, ठीक है, मतलब प्रतिअम्ल की तरह कार्य करता है, ठीक। तो सोडा वाटर के अंदर CO2 को बहुत उच्च दाब पर भर दिया जाता है। तो दाब बढ़ाया जाता है, दाब पर भरते हैं, तो वो हेनरी के नियम के आधार पर। तो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो हम इसके महत्व की बात करें तो नंबर एक बात तो ये हो जाएगी, याद रखना, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, क्या है बच्चा? सॉफ्ट ड्रिंक। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 को उच्च दाब पर सील पैक किया जाता है, सील पैक किया जाता है। तो ये बच्चा एक महत्व है इसी का, सील पैक किया जाता है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब अगली बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट, दूसरा महत्व। भैया आजकल सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ये जो कोरोना वायरस है सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है? बताओ जरा। बोल लिए होंगे, सब लोग बोल लिए होंगे कि हाँ सर, ये सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा नाक को पहुंचाता है, नाक की जुकाम होता है, छींक आती है, ये सब नहीं बच्चा, ये सबसे ज्यादा प्रभावित फेफड़ों को करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है और पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। हालांकि रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक भाग होता है नाक, वो भी प्रभावित होती है, लेकिन सबसे ज्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो फेफड़ों का काम होता है O2 और CO2 का संवहन करना हमारी बॉडी के अंदर। तो जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन होता है फेफड़ों में या हमारे रुधिर में फेफड़ों के माध्यम से, वो जो होता है वो भी हेनरी के नियम पर आधारित होता है। तो हम कह सकते हैं फेफड़ों द्वारा क्या लिखते हैं? रुधिर में, क्योंकि होता तो फेफड़ों द्वारा ही है, लेकिन रुधिर में होता है। रुधिर में O2 और CO2 का संवहन किसके द्वारा? हेनरी के नियम द्वारा समझाया जा सकता है, नियम द्वारा समझाया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं?
तो ये भी बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। तो ये आपके सामने बेटा पूरा हेनरी का नियम लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी पर इसे नोट कर लेना। अब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम बेटा अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्रव द्रव का विलयन। कौन सा? द्रव द्रव का विलयन। ध्यान दीजिए, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं द्रव द्रव का विलयन। तो हेडिंग डालोगे द्रव द्रव का विलयन, ठीक है। इसको लिखेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इसको? लिक्विड 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 सॉल्यूशन, द्रव द्रव का विलयन, ठीक बेटा, द्रव द्रव का विलयन। तो चलो हम शुरू करते हैं बच्चा, द्रव द्रव का विलयन क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जब विलय और विलायक दोनों ही द्रव होते हैं तो इस प्रकार प्राप्त विलयन द्रव द्रव का विलयन कहलाता है। अर्थात इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? जब विलय तथा विलायक, जब विलय तथा विलायक दोनों ही द्रव होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? द्रव होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें द्रव द्रव का विलयन कहते हैं, द्रव द्रव का विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो इन्हें द्रव द्रव का विलयन कहते हैं। तो ये द्रव द्रव के विलयन होते हैं। जब विलय और विलायक दोनों ही द्रव होते हैं तो ऐसे विलयनों को हम द्रव द्रव का विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें बेटा, तो इसके अगर तुम उदाहरण लिखना चाहो, क्या लिखना चाहो? उदाहरण। तो उदाहरण क्या लिख सकते हो? ध्यान दीजिए, उदाहरण में जैसे बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हो। नंबर 1 बेटा, जल प्लस एथिल अल्कोहल। ये बहुत फेमस उदाहरण है जिसे सर्वाधिक मात्रा में लोग प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। भैया दारू जो लोग पीते हैं वह अल्कोहल और कौन सी है? एथिल अल्कोहल और जल तो मिलाते हैं, पैक बनाते हैं, डाल देते हैं, सो मैनी। तो ये सब होता रहता है। अगली बात करें तो भैया बेंजीन, सूत्र तो आप सबको पता ही होगा, C6H6 प्लस टालुइन। टालुइन का भी सूत्र पता होगा, टालुइन C6H5CH3, ये टालुइन। तो इन दोनों का मिश्रण भी द्रव द्रव का विलयन होता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन C6H5Br। तो ये भी एक प्रकार के द्रव विलयन होते हैं। तो ये द्रव द्रव के विलयन आपके सामने हैं जिनके उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं कि द्रव द्रव के विलयन को लेकर, द्रवों को लेकर एक विशेष गुण होता है द्रवों में, जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब को लेकर आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। ध्यान दो, एक बार रिवीजन करते हैं। कोई भी द्रव होता है, कोई भी द्रव होता है, द्रव, तो बेटा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर वाष्प होती है जो ये सतह पर दाब डालती रहती है और वायुमंडलीय दाब का विरोध भी करती है। तो वह दाब जो द्रव, किसी भी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर डाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है? सीधे सीधे एक लाइन में समझ लो, तो द्रव की वाष्प द्वारा, द्रव की वाष्प द्वारा
सतह पर डाला गया दाब, सतह पर, और किसकी सतह पर? द्रव की सतह पर डाला गया दाब, सतह पर डाला गया दाब, डाला गया दाब। ठीक, तो ये होता है वाष्प दाब। तो सिंपल सा एक फंडा मैं बताता हूं, सीधे याद रखो। कोई द्रव है, द्रव की सतह पर जितनी ज्यादा वाष्प होगी, द्रव की सतह पर जितनी ज्यादा वाष्प होगी, उसका वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। याद रखिएगा, इफ द वेपर प्रेशर of the liquid increases on the surface, then the vapor pressure also increase when vapor increased. Understand? मतलब अगर भाप बढ़ेगी, वाष्प बढ़ेगी, तो वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। समझ में बात आई? याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो हम बात कर रहे हैं अब द्रवों के वाष्प दाब को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात को तथ्य को लेकर चर्चा करते हैं। तो ये इतना समझ में आया। अब देखो द्रवों के वाष्प दाब, और एक चीज मैं बता दूं कि जो द्रव, जितने भी द्रव विलय पदार्थ होते हैं, देखो विलय पदार्थ जो होते हैं, ये लिख लेना कहीं पर बात, कि जो विलय पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भाप वाष्पशील, भाप वाष्पशील, और दूसरा होता है भाप अवाष्पशील, अवाष्पशील। तो एक होता है भाप वाष्पशील और दूसरा होता है भाप वाष्पशील। अब दोनों में अंतर क्या है? भाप वाष्पशील जितने भी द्रव विलय पदार्थ होते हैं, जितने भी द्रव विलय पदार्थ होते हैं, वो सभी होते हैं कैसे? भाप वाष्पशील। और जितने भी ठोस होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? वो होते हैं भाप अवाष्पशील। लेकिन क्या यही परिभाषा सिर्फ हो जाएगी कि जो वाष्पशील होते हैं वो द्रव होते हैं और अवाष्पशील होते हैं वो ठोस होते हैं? नहीं बच्चा। तो एक बात और याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तथ्य क्लियर हो जाएगा अगर ध्यान दोगे तो। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, बशर्ते आपको अनुशासित होकर अपनी सीट पर बैठकर ये 35 मिनट हमारे साथ खर्च करने होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक एक चीज समझ में आएगी। आप ऑफलाइन नहीं हो तो क्या, घर पर बैठे हो, लेकिन आप सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित है, और हम आपके लिए चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, और वो चीजें आपको आसानी से मिलेंगी, हर चीज समझ में आएगी। ध्यान दो, भाप वाष्पशील और दूसरा है वाष्पशील। तो क्या होता है द्रव विलय भाप वाष्पशील की एक और परिभाषा है कि जो भाप, यानी कहने का मतलब जो विलायक के साथ वाष्पित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाप वाष्पशील कहते हैं। और जो विलायक के साथ वाष्पित नहीं होते हैं, तो जो विलायक के साथ वाष्पित नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे? वाष्पित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं भाप अवाष्पशील। तो उन्हें कहते हैं भाप अवाष्पशील। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम भाप वाष्पशील और भाप अवाष्पशील, जैसे इसमें चीनी है, नमक है, सुक्रोज है, नमक है, ये सब अवाष्पशील है। और जितने भी अल्कोहल वगैरह है, द्रव है, अल्कोहल है, बेंजीन है, ये सब किसमें आएंगे? भाप वाष्पशील आएंगे। अब आगे चर्चा करते हैं, अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब हम द्रवों को, द्रव विलयन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, राउल्ट का नियम। ये राउल्ट का नियम किसके लिए है? ये भाप वाष्पशील, या हम कहते हैं द्रव के विलयन के लिए है, द्रव विलयन के लिए है। ठीक है, द्रव विलयन, या फिर कह सकते हैं भाप वाष्पशील वाला है। ये कौन सा है? भाप वाष्पशील। दो नियम है, एक भाप वाष्पशील वाला है और एक है भाप अवाष्पशील वाला। तो ये कौन सा नियम है? भाप वाष्पशील वाला नियम है। अब इस नियम को समझो और ध्यान देना और ध्यान से समझना, चीजें समझ में आएंगी। जैसे ये दो विलयन है, दो द्रव है, ठीक है, ये द्रव ए है
ये बेटा ए द्रव है, द्रव ए, और एक इधर ले लेते हैं, और ये जो है ये है द्रव बी। तो एक है द्रव ए और एक है द्रव बी। ए में जो द्रव ए के मोल हैं, इसके मोल बराबर हैं Na, और इसके मोल जो हैं वो बराबर हैं Nb। ठीक, ये समझ में आया? मोल है Na और मोल है दूसरे के Nb। दूसरी बात, इसका जो वाष्प दाब है, इसका जो वाष्प दाब है वो है Pa, और इसका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब बराबर है Pb। क्या है? Pb। ठीक, तो ये इसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में, क्योंकि ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अलग है, तो ये बेटा दोनों ही क्या है? शुद्ध है। अब एक बड़ा सा हमने पात्र ले लिया, और इस बड़े से पात्र के अंदर हम इन दोनों को ही मिला देते हैं, क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तभी तो विलयन बनेगा। अब दोनों को ही आपने इसके अंदर मिला दिया। जैसे ही आपने इन दोनों को इसके अंदर मिलाया है तो क्या बन गया है? एक विलयन बन गया है, एक विलयन बना, और इस विलयन को ये पूरा क्या बना? अब ये बना है विलयन, और इसके अंदर दो घटक हैं A प्लस बी, दो घटक हैं A प्लस बी, तो दो घटक हैं। अब इसमें जो वाष्प दाब होगा, तो इसमें जो घटक का वाष्प दाब होगा, जो घटक का वाष्प दाब आएगा, उस वाष्प दाब को जानते हो हम क्या कहेंगे? उस वाष्प दाब को हम बोलेंगे आंशिक वाष्प दाब। क्या बोलेंगे? आंशिक वाष्प दाब। तो उसे हम आंशिक वाष्प दाब बोलेंगे, क्योंकि जहां पर दो लोग एक साथ होते हैं और एक द्वारा जितना डाला जा रहा होता है वो आंशिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जब एक डालेगा तो एक कितना डालेगा? पहले से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों कंडीशन, या उतना ही हो सकता है जितना पहले था। तो ये विलयन बना। अब ये आंशिक वाष्प दाब हुआ। अब इसमें दो मोल, दोनों के अगर हम मोल की बात करें तो इसमें कुल मोल बराबर हो जाएंगे Na प्लस Nb, ये हुए। अगर आपको मोल प्रभाज निकालना पड़े किसी एक घटक का, तो यहां से आप मोल प्रभाज भी निकाल लेंगे, क्योंकि जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल और बटे कुल मोल हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट इसके अंदर जो A घटक है, तो घटक A का मोल प्रभाज तुमसे कहे घटक A का मोल प्रभाज, तो A का मोल प्रभाज बराबर, इसको हम लिखते हैं XA बराबर Na बटे Na प्लस Nb, यही तो हो जाएगा। इसी प्रकार B का निकालेंगे तो Nb बटे Na प्लस Nb, ये हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई? तो ये तो मोल प्रभाज हो गए, दोनों के स्वतंत्र रूप से अलग अलग इसके क्या हो गए? मोल प्रभाज हो गए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हेनरी के नियम। तो राउल्ट, हेनरी हो गया, राउल्ट के नियम। तो राउल्ट बेटा यही बताना चाह रहे हैं कि द्रव के विलयन में किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो कैसे निकाला जाएगा, वो हम बताएंगे। किस नियम से? इस नियम से बताएंगे, राउल्ट के नियम। तो क्या नियम कहता है? कहता है कि किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, यानी घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब जानते हो बराबर किसके होता है? घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे घटक का मोल प्रभाज, घटक का मोल प्रभाज। तो बेटा ये है राउल्ट का नियम, द्रव के लिए राउल्ट का नियम। इसको परिभाषित करें तो क्या होगा? किसी द्रव के विलयन में, किसी द्रव के विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा घटक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में बात आई या नहीं आई? फिर से सुनो, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा घटक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया? अब ये जो तथ्य है ये नीचे बना लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे समझो? अतः अगर घटक का आंशिक वाष्प दाब इनके क्या हो,
घटक के आंशिक वाष्प दाब जानते हो क्या हो, P नॉट ए तथा P नॉट बी हो, मतलब A का P नॉट ए और B का P नॉट बी। तो P नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा जानते हो, शुद्ध अवस्था में क्या है, PA इंटू XA, ये हो जाएगा, ठीक है, PA इंटू XA। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक मिनट जरा, तो ये समझ में आया या नहीं आया घटक? एक काम करते हैं बेटा, जो शुद्ध अवस्था में है उसको नॉट से दर्शाओ शुद्ध अवस्था में, और इसको बिना नॉट लगाकर, ठीक है, ऐसे ही। तो ये आंशिक हो गए और जो शुद्ध है उनके आगे हम नॉट लगा ले, P नॉट ए P नॉट ए। तो यहाँ पर भी बदल जाएगा, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए इंटू एक्स है, क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में है, ये शुद्ध अवस्था में है, ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में है। इसी प्रकार B का निकालना पड़े तो PB बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट B इंटू एक्स बी। तो ये बेटा कौन सा नियम है, ये है राउल्ट का नियम। तो आप लोग राउल्ट के नियम को पूरा लिखिएगा, इसका जो हमने स्टेटमेंट आपको बताया है वो स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में पूरा आया होगा। ये अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, बाकी आगे का हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और हम लोग सोमवार से कंटिन्यू क्लासेस करेंगे और प्रतिदिन आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और संडे को तो छुट्टी ही रहती है, ठीक है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फीडबैक जरूर देना।